नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 7। इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के 6 भाग मेरे द्वारा प्रदर्शित किए जा चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा राष्ट्रपतियों के क्रम के बारे में हमने व्यवस्थित रूप से पढ़ा और इसके बाद में राष्ट्रपतियों से संबंधित जितने भी व्यक्तिगत प्रश्न जो बनते हैं प्रत्येक राष्ट्रपति के जीवन परिचय के संदर्भ में, वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक जो भाग है, भाग जो 5 था, वो पूरी तरह से भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संदर्भ में प्रदर्शित किया जा चुका है। तो आज भाग 7 के अंतर्गत साथियों अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए साथियों, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपातकालीन शक्तियां और दूसरी होती है सामान्य या शांतिकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं और आपको पता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति में निहित हैं और इन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्री परिषद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कर सकता है। तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, तीनों के बारे में। और सामान्य शांतिकालीन जो शक्तियां हैं साथियों, इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां शामिल हैं, जो भी उसको नियुक्ति संबंधी अधिकार है, पदाधिकारियों की नियुक्ति है, आयोगों का जो गठन करता है, वो सारे आते हैं इसमें। इसके अलावा सामान्य शक्तियों में आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब है संसदीय शक्तियां। संसद का अप्रत्यक्ष अंग होता है राष्ट्रपति और अप्रत्यक्ष अंग होने के नाते जो शक्तियां उसे प्राप्त है वो होती है विधायी शक्तियां। इसके अलावा है वित्तीय शक्तियां। वित्त के संदर्भ में है ये शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, यह विशेष रूप से 4 होती हैं। इनके अलावा सैनिक शक्तियां, वीटो शक्ति है और इसके अलावा जो है एक शक्ति और भी होती है स्वविवेकीय शक्ति। तो उन सब की भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे पहले इस भाग 7 में, वो साथियों चर्चा करेंगे आपातकालीन शक्तियों की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अध्याय और निश्चित रूप से राष्ट्रपति पद के जो संदर्भ में प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वर्तमान संदर्भ में, तो वो राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में सबसे ज्यादा आने के चांस बनते हैं। तो बात करते हैं आगे। अब देखिए साथियों, आपातकालीन शक्तियां, इसका मतलब होता है इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट।
जाहिर सी बात है, जो आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, उन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग विषम परिस्थितियों में किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में, वो है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है साथियों। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत प्रदान की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत जो प्रदान की गई है वो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति। अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति दी गई है वो है किसी भी राज्य विशेष में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की शक्ति। और अनुच्छेद 360 के तहत जो शक्ति दी गई है वो है देश में वित्तीय आपातकाल लागू किए जाने की शक्ति। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 352 के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो लगाया जाता है साथियों राष्ट्रीय आपातकाल। ये आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है यदि 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है तो वो संपूर्ण देश के लिए लागू किया जाएगा। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लागू करेगा तो वो पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा। इसका उल्लेख जो है साथियों कि ये पूरे देश के लिए लागू होगा, ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। 42वां संविधान संशोधन स्पष्ट रूप से ये उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो वो पूरे देश के लिए प्रभावी होगा। अब देखिए, जो 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी परिस्थितियों में लगाया जाता है। तो 3 परिस्थितियों में ये लागू किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है? तो वो 3 परिस्थितियों में लागू किया जाता है। सबसे पहला देखिए साथियों, बाह्य आक्रमण। यदि देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। दूसरा परिस्थिति है यदि देश किसी अन्य देश का युद्ध में सहयोग कर रहा है। ये देखिए साथियों, दूसरी परिस्थिति है, मतलब भारत जो देश है वो किसी अन्य राष्ट्र के साथ युद्ध में शामिल हो जाए। भारत देश जैसे है वो किसी अन्य देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए तो इस परिस्थिति में भी जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 2 परिस्थितियां हमने पढ़ ली है। पहली परिस्थिति है जब देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे उस स्थिति में, और जब हमारा देश किसी अन्य देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए या देश किसी अन्य देश का युद्ध में सहयोग कर रहा हो उस परिस्थिति में। और तीसरा जो साथियों होता है वो है आंतरिक असंतोष या अशांति। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तीसरी जो परिस्थिति है जिसके कारण 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है वो परिस्थिति है आंतरिक असंतोष। देश के किसी भाग में यदि आंतरिक रूप से असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, शांति भंग हो जाए, उस संदर्भ में राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। अब इस संदर्भ में देखिए साथियों, एक नई बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो संविधान में थोड़ा इसमें परिवर्तन किया गया है। तो हमारा जो ओरिजिनल संविधान था, मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में जो शब्द था वो शब्द था आंतरिक असंतोष अशांति। अब देखिए साथियों, 44वां संविधान संशोधन लाया गया था 1978 में।
44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था साथियों? इस आंतरिक असंतोष व अशांति के स्थान पर एक नया शब्द प्रयोग में लिया गया, वो है सशस्त्र विद्रोह। यह आप ध्यान में रख लीजिए। भारतीय संविधान, मूल संविधान में आंतरिक असंतोष व अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक असंतोष व अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा आंतरिक असंतोष शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? तो वो 44वां संविधान संशोधन है। और 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है वो पूरे देश में प्रभावी होगा। इसका उल्लेख कौन से संविधान संशोधन में है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ये जो है तीन परिस्थितियां हैं साथियों, इन तीन परिस्थितियों की वजह से राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए, दो बार जो है वो बाह्य आक्रमण की वजह से लगा है ये आपातकाल, और एक बार लगा है आंतरिक असंतोष या अशांति के कारण। ये आगे अपन डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब देखिए, इसके अंदर एक बात है साथियों कि इन तीनों परिस्थितियों का एक साथ होना जरूरी नहीं है। ये तीनों परिस्थितियां एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई सी भी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। अब एक बात और विशेष रूप से आती है कि अनुच्छेद 352 ये भी उल्लेख करता है कि इन तीनों परिस्थितियों के वास्तविक रूप में नहीं होने पर भी राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। अब आप बात समझिए अच्छी तरह, मतलब जरूरी नहीं है कि ये तीनों परिस्थितियां लागू हैं। नहीं देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर रहा है, नहीं हमारा देश किसी अन्य देश का युद्ध में सहयोग कर रहा है या युद्ध में शामिल है, और नहीं देश में आंतरिक असंतोष या अशांति की स्थिति उत्पन्न है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लागू करेगा? आपके मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा होगा कि जब तीनों परिस्थितियां ही नहीं है तो फिर राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कैसे कर सकता है? तो इस स्थिति में कर सकता है कि राष्ट्रपति को ये महसूस हो, ये अभिभूत हो कि कोई सी भी सिचुएशन जो है वो निकट भविष्य में क्रिएट हो सकती है, तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे कि वर्तमान तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है। अब देखिए साथियों, बात करेंगे अपन कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति का प्रयोग कर चुके हैं। तो देखिए, 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। यह आपको ध्यान में रखने की संख्यात्मक बात है कि 3 बार आज तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। देखिए साथियों, सबसे पहली बार जो ये लागू किया गया था ये 1962 में किया गया था। परिस्थिति क्या थी मैंने आपको बताया, बाह्य आक्रमण की वजह से लगा है 2 बार और 1 बार लगा है आंतरिक असंतोष या अशांति की वजह से। तो सबसे पहला जो लगा था उसकी परिस्थिति थी बाह्य आक्रमण, और बाह्य आक्रमण था चीन का आक्रमण। तो भारत पर चीनी आक्रमण की वजह से प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1962 में लगाया गया था। दूसरा जो आपातकाल था साथियों वो लगा था वर्ष 1971 में। 1971 में दूसरा जो आपातकाल लागू किया गया था वो भी
बाह्य आक्रमण की वजह से ही हुआ था। पाकिस्तान आक्रमण, पाकिस्तान के आक्रमण किए जाने के कारण लगा था दूसरी बार आपातकाल 1971 में। और तीसरा जो आपातकाल लागू किया गया था साथियों, वो किया गया था 1975 में, आंतरिक असंतोष के चलते। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। सबसे पहले वर्ष 1962 में बाह्य आक्रमण, चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के समय। दूसरा लागू किया गया था 1971 में भारत पर पाकिस्तान आक्रमण के समय। और तीसरी बार किया गया था वर्ष 1975 में आंतरिक असंतोष की वजह से, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। अब देखिए साथियों, ये सीधी मोटी तौर पर बात हो गई। अब इसमें प्रश्न आता है कि सबसे पहला जो आपातकाल है वो किस राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया था। अब ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। दूसरा जो आपातकाल लागू किया गया था साथियों 1971 में, यह किया गया था राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा लागू। दूसरे आपातकाल को किसके द्वारा लागू किया गया था? राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा लागू किया गया था। और तीसरा जो आपातकाल है, ये जो है इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा की गई थी। अब देखिए, कई साथियों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर, हम कई जगह पढ़ते हैं कि 1965 में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, क्योंकि 1965 में भी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। 1971 में भी ये लगा। तो क्या ये 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा या नहीं लगा है? अगर लगा है तो फिर तो 4 बार लग गया है, तो प्रश्न वाजिब है। तो इसी का समाधान मैं आपके सामने कर रहा हूं कि जो सबसे पहला जो आपातकाल था साथियों, वो 1962 से लेकर 1968 तक लागू रहा था। मतलब वर्ष 1962 से लेकर वर्ष 1968 तक जो है वो पहला आपातकाल कंटिन्यूअस लागू रहा था। और 1965 में जब भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण हुआ तो उस समय तो ऑलरेडी राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। भाई ऑलरेडी लागू था उस समय आपातकाल, तो हमें नए सिरे से दोबारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता थी नहीं, तो नहीं लग सका, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी था हमारे देश में लागू। अब देखिए, दूसरा जो आपातकाल है वो लगा था 1971 में और ये समाप्त हुआ था 1977 में। अब साथियों देखो, यहां पर एक बात दिमाग में अपने और भी चलती है कि जब पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 से 1968 तक चला और बीच में 1965 पर जब भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ, तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया। तो जब दूसरा आपातकाल 1971 से 1977 तक चला, तो फिर हमें बीच में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की जरूरत कहां पड़ी? तो ये आपकी बात जायज है, लेकिन देखिए साथियों, 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था उसका कारण अलग था, उसकी सिचुएशन, कंडीशंस, परिस्थितियां अलग थी। यह लगाया गया था आंतरिक असंतोष के चलते। इस वजह से हमें जो है वो 1975 में एक अलग से राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। और इसके संदर्भ में देखिए साथियों, एक घटना भी है जो आप सभी लोग जानते भी होंगे कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद को मात्र टेलीफोन से यह मैसेज किया गया था कि आंतरिक असंतोष की सिचुएशन को आधार बनाकर आप राष्ट्रीय आपातकाल लागू करें। और फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के मात्र उस टेलीफोन किए गए मैसेज को आधार मानकर
राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। मतलब उस मैसेज मात्र से ही उन्होंने ये अंदेशा लगा लिया कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति है और उन्होंने मात्र इंदिरा गांधी के टेलीफोन मैसेज के द्वारा अगले दिन 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया देश में तीसरा। अब देखिए साथियों, इसी वजह से जिस दिन ये आपातकाल लागू किया गया था 26 जून 1975, तो इस 26 जून को जो है वो हम देश में काले दिवस के रूप में मनाते हैं। तो काला दिवस मनाया जाता है 26 जून को, क्योंकि इसी दिन जो है फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, आंतरिक असंतोष को आधार बनाकर। अब देखिए बात साथियों, अगली बात जो है, अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा जो है परिवर्तन हुआ आगे संविधान में। परिवर्तन क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन लाया गया, 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में। और इस 44वें संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से इस चीज का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति महोदय तब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं कर सकते जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं कर दी जाती। तो 44वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा संशोधन हुआ है, ये अपन को विशेष रूप से ध्यान में रखना है ये बात कि 44वें संविधान संशोधन वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा इस चीज का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तब तक नहीं लागू कर सकता जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश न की गई हो। तो यह विशेष रूप से आपसे ध्यान में रखना है। अब देखिए एक बात आइए साथियों, मंत्रिमंडल शब्द। देखिए साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था में समझने की जो बात है वो आज हमने भाग 7 से की है। इससे पहले हमने तथ्यात्मक बातें की हैं सारी। हमने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का पद सोपान पढ़ा, तो वो तथ्य है। चौथे नंबर पर जो है तो वो है, तीसरे नंबर पर जो है तो है, 10वें नंबर पर जो पदाधिकारी है तो वो रहेगा, हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके अलावा राष्ट्रपतियों का क्रम जो है तो वो क्रम आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जो आपको अच्छी तरह मैंने याद करवा दिया था, तो आपको अच्छी तरह याद भी होगा। राजा की राधा जाकर गिरी, कहां गिरी, किस जेल में गिरी, तब जाकर किसकी कलम से क्या निकली, और प्रणव राम। ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि आगे कोई नई ट्रिक बताई जाए तो पीछे का मामला आप सारा भूल जाए। अब बात समझने की जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में, हो सकता है अपना जो है इस 1 घंटे के अध्याय में ये पूरा टॉपिक कवर नहीं भी हो पाए, तो इसको आप माइंड मत कीजिए साथियों, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो एकदम सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। हमें हो सकता है भाग कुछ ज्यादा बनाने पड़ जाएं, आपको कुछ ज्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन सबसे मेन जो टारगेट है मेरे इस चैनल का वो ये है कि साथियों कि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं हो। बाकी इसी पूरे शक्ति के टॉपिक को हम 20 मिनट में भी कवर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो साथियों ये हमने पढ़ा कि 3 बार ये लागू किया जा चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। और 44वां संविधान संशोधन जो लाया गया वो 1978 में लाया गया। इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित सिफारिश नहीं की जाती। अब देखिए अनुच्छेद जो 352 है साथियों, अनुच्छेद जो 352 है इसमें मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है। यह आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है निश्चित रूप से। वैसे तो देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 352 में जो है वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पहला प्रश्न तो ये कि किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल को परिभाषित किया गया है। दूसरा प्रश्न आता है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है। तो ये बात अपने पहले भी कर चुके हैं। मंत्रिमंडल में देखिए साथियों, जैसे प्रश्न आ जाए मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है,
तो अपन मोस्टली बता देते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, तो वो उत्तर गलत है, ऑप्शन पे डिपेंड करती है वो चीज, हो सकता है वो सही भी हो जाए आपका, लेकिन सही इसका उत्तर है प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री। तो सबसे ऊंचे जो मंत्री होते हैं और वो शामिल होते हैं इसमें, और किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ। तो प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर जो है वो किसका गठन होता है? मंत्रिमंडल का। अब देखिए साथियों, इसके आगे चलेंगे अपन। तो साथियों इतनी बात अपन कर चुके हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया है। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया है तो लागू किए जाने की तिथि से कितने दिन या कितने महीने के भीतर संसद से स्वीकृति लेना जरूरी है। तो इसमें आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, जैसे मान लीजिए आज जो तिथि है उस तिथि के ठीक एक महीने तक, एक महीने बाद तक, या उस तिथि के एक महीने की अवधि के भीतर भीतर संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है। अब देखिए आप, तो इसमें प्रश्न आता है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाने के पश्चात कितनी अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तीनों ही राष्ट्रीय आपातकालों के संदर्भ में। तो अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दे तो लागू किए जाने की तिथि के एक माह के भीतर उस आपातकाल की घोषणा को संसद के द्वारा स्वीकृति दी जानी जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, आप सबके समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाने के एक माह के भीतर संसद की स्वीकृति होनी जरूरी है। अब देखिए साथियों, इसी का एक प्रश्न आ जाता है, घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। घुमा के प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल 352 कितनी अवधि तक के लिए लागू रह सकता है? तो बिना संसद की अनुमति के कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? एक माह के लिए। समझ गए? इसी का इनडायरेक्ट प्रश्न है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा तो उस तिथि से अगले एक माह के भीतर भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, और यदि संसद इस एक माह के भीतर स्वीकृति नहीं देती है आपातकाल को, तो आपातकाल स्वतः ही एक महीना होते ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अगली जो बात आती है इसके अंतर्गत वो ये आती है कि एक माह के दौरान संसद ने स्वीकृति दे दी, एक माह के भीतर संसद ने स्वीकृति दे दी, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि के लिए कंटिन्यूअस बढ़ जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा साथियों 6 महीने के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें शुरुआती प्रश्न 2 यही बनते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होने के कितनी अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? तो वो एक माह के भीतर अनिवार्य है। एक माह के भीतर यदि संसद ने कुल उपस्थित सदस्यों तथा मतदान के 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुमति दे दी तो ये राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इसके बाद में यदि 6 महीने के बाद और अगर हमें बढ़ाना है तो 6 महीने के भीतर दोबारा संसद को स्वीकृति देनी होगी। इसके बाद में दोबारा ये 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न बनता है, पहला तो ये बन गया,
दूसरा ये बन गया। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो ये बनता है कि ऑप्शन दे देगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या अनंत। अनंत का मतलब है देयर इज नो लिमिट, इट कैन बी एक्सटेंडेड, हाउ मच इट्स डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब अनंत का मतलब है कितनी भी अवधि के लिए राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है और ये निर्भर करता है राष्ट्रपति तथा संसद की स्वीकृति पर। अब देखिए साथियों, इसमें प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया जाता है वो अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रह सकता है। तो इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 352 में साफ साफ उल्लेखित है कि इसकी अवधि अनंत है, मतलब कितनी भी अवधि तक ये अधिकतम लागू रह सकता है। तो आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए, हम जो है अलग अलग तथ्य पढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन में हम पढ़ते हैं 356 में 3 वर्ष अधिकतम लागू रह सकता है, तो उसमें भी अपवाद होते हैं। जैसे पंजाब में लगा है तो 7 वर्ष के लगा था, तो कुछ अपवाद हैं। बाकी अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष के लिए लगता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल आपसे पूछ लिया जाए साथियों, तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कोई निश्चित नहीं है, ये अनंत है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब साथियों देखिए, एक जो बात है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है और इसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि आगे बढ़ाए जाने से संबंधित स्वीकृति कौन देगा। आप प्रश्न को अच्छी तरह सुन लीजिए। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृति किससे लेनी पड़ेगी। तो प्रश्न एकदम सीधा साथियों, थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। संसद की अपन ने बात की है, पार्लियामेंट की, और भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 1 में मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, आप सुन लीजिए थोड़ा ढंग से, क्योंकि अब तक जो भाग 6 जो प्रदर्शित किए गए हैं वो सारे तथ्यात्मक चीजों पर निर्भर थे, वो चीजें आपको याद ही करनी है। और कुछ साथियों की ये भी समस्या आई है कि सर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जो मार्कर है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि परिस्थितियां ये विषम हैं। हालांकि मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नए मार्कर उपलब्ध नहीं कर पाया। आज किसी मित्र से ये मैंने प्राप्त किए हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि आज ये जो अक्षर हैं ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बाकी साथियों, मैं बोल रहा हूं मौखिक रूप से, उन चीजों को आप अच्छी तरह सुन सकते हैं। कोई शब्द नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए साथियों, ये जो संसद है पार्लियामेंट, इसमें आपको पता है इसमें 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये आप जानते हैं कि अगर कोई सदन भंग होता है संसद का तो वो लोकसभा ही होता है, क्योंकि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है और ये होता है स्थायी सदन। आपके ध्यान में आ गया होगा, इसका उत्तर भी आपके ध्यान में आ गया होगा कि किस सदन से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो ये स्थायी सदन होता है, ये किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होता। चाहे देश में कोई भी परिस्थिति आ जाए, बड़ी से बड़ी 352 इमरजेंसी क्यों न लग जाए, ये सदन कभी भंग नहीं होता। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद भंग हो जाती है, मतलब लोकसभा भंग हो रही है साथियों, तो ऐसी स्वीकृति कौन देगा कि ये राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ाया जाए या समाप्त किया जाए। तो ये स्वीकृति देता है राज्यसभा सदन।
तो इस प्रश्न का जवाब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों, इसमें एक कंडीशन और भी है। वो कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए ये लोकसभा भंग हो गया है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो कभी ये दोबारा सत्र में भी आएगा। जिस दिन ये नए सिरे से लोकसभा का गठन होगा, उस गठन की तिथि से 30 दिन के भीतर, यहां ध्यान में रखिएगा, 1 महीना नहीं आएगा ऑप्शन में, 30 दिन आएगा। जिस दिन ये लोकसभा जो सदन है जो भंग हो चुका था, ये वापस अस्तित्व में आएगा, सत्र में आएगा, तो इस लोकसभा के गठन होने की तिथि के 30 दिन के भीतर इस लोकसभा सदन के द्वारा इस आपातकाल को स्वीकृति दिया जाना जरूरी है। अगर इस लोकसभा ने दोबारा गठित होकर 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल को स्वीकृति नहीं दी साथियों, तो यह राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि संसद भंग है तो इस राष्ट्रीय आपातकाल को स्वीकृति कौन देगा? तो इसको स्वीकृति देगा राज्यसभा। और जब ये लोकसभा वापस से गठित हो जाता है, तो लोकसभा के गठन होने की तिथि से 30 दिन के भीतर जो है वो इसे स्वीकृति दिया जाना अनिवार्य है। यदि यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कोई स्वीकृति ये सदन नहीं देता है लोकसभा, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में साथियों, अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया है, तो राष्ट्रपति जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देगा, तो उसके बाद में क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर क्या होगा? अनुच्छेद 352 लागू होने पर क्या होगा? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहां पर। तो इसमें क्या होगा साथियों? इसके लिए हमें 2 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे कि 352 लागू होने पर क्या होगा देश में। तो वो 2 अनुच्छेद जो पढ़ने पड़ेंगे वो है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अच्छी तरह समझ लीजिएगा साथियों। अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 19 के तहत जो नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, वो 6 स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर 352 लागू हो गया है देश में, तो अनुच्छेद 358 के तहत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 जिसके तहत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये निलंबित हो जाती हैं। जबकि अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में लगा है, तो अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 स्वतंत्रताएं कभी निलंबित नहीं होगी साथियों। आपको ध्यान में रखना है, केवल 2 ही परिस्थितियों में अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं निलंबित होंगी। यदि देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या हमारा देश किसी अन्य देश के साथ युद्ध में शामिल है तो ही। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है राष्ट्रपति, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं बनी रहेंगी, ये निलंबित नहीं होंगी। अब देखिए इसके अलावा अनुच्छेद जो 359 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है साथियों कि राष्ट्रीय आपातकाल यदि राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया है 352 के तहत, तो मौलिक अधिकारों में केवल अनुच्छेद 20 और 21 यही 2 ऐसे अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होंगे, बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित माने जाएंगे। ये अनुच्छेद 359 में बात कही गई है। अब देखिए इसके बाद में बात आती है कि ये जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसको समाप्त कैसे किया जाए, ये समाप्त कैसे होगा? तो समाप्त कैसे होगा, तो इसको आप अच्छी तरह पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति यदि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देता है,
तो संसद की 1 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगर संसद 1 महीने के भीतर स्वीकृति नहीं देगी तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर संसद ने स्वीकृति दे भी दी है तो 6 महीने के लिए आपातकाल बढ़ जाएगा। 6 महीने के भीतर अगर संसद ने स्वीकृति नहीं दी साथियों तो ये आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखिए साथियों, लोकसभा जो सदन है वो पहल करके भी ये आपातकाल समाप्त कर सकता है। अब आप कहोगे कि लोकसभा को ऐसी क्या विशेष शक्ति है? तो लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ पीपल है, जनता का प्रतिनिधि सदन है, और इस जनता के प्रतिनिधि सदन होने के नाते जो है लोकसभा पहल करके राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कर सकता है। वो किस तरह से कर सकता है? देखिए साथियों, लोकसभा के 1/10 सदस्य हैं, ये लाएंगे प्रस्ताव। लोकसभा के 1/10 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। यदि उस समय लोकसभा सत्र में है तो ये 1/10 सदस्यों प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। यदि उस समय लोकसभा कार्यरत नहीं है, सत्र में नहीं है, तो ये 1/10 सदस्य जो प्रस्ताव लाए हैं ये राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और जिस दिन ये 1/10 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे उस दिन के 14 दिन के भीतर जो है इस लोकसभा के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी, और इस बैठक में यदि साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, जिस दिन यह प्रस्ताव पारित होगा उसी दिन यह राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, यह है लोकसभा की पहल पर किस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए, आज की वीडियो की आखिरी बात है अनुच्छेद 250। अब देखिए साथियों, अनुच्छेद 250 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख मिलता है कि यदि देश में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, ये सूचियों के बारे में बात है कि सूचियां जो है वो 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों को सम्मिलित रूप से होता है। और यदि कोई विशेष विवाद उत्पन्न हो जाता है तो भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून ही समवर्ती सूची का अंतिम कानून माना जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उस दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो होता है संसद को। तो साथियों, इस वीडियो में जो है हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हमने अनुच्छेद 352 विस्तार से पढ़ लिया है। साथियों, अब ये अगर आपने 352 पूरी तरह अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि हमने हर उस फैक्ट को कवर किया है जहां से प्रश्न आ सकता है। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, ये आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जो मैंने अनुच्छेद बताया है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपके लिए पूर्ण है। इससे अगले जो वीडियो में अपने बात करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 356, जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करता है, और बात करेंगे अनुच्छेद 360 की जो बात करता है वित्तीय आपातकाल की। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि कई साथी सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, इस वजह से उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त करने में देरी होती है। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।